आप सभी को नमस्ते। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आपको व्याकरण का जो है पार्ट थर्ड बताएंगे। आज व्याकरण का पार्ट थर्ड होगा। इसमें जो आपको बताएंगे ना, व्यंजन के बारे में बताएंगे। स्वर कंप्लीट हो चुका है, वर्ण वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। आज आपको पार्ट थर्ड में बताने वाले हैं व्यंजन के बारे में। तो आप लोग बताइएगा, क्या स्वर वर्ण ये सब कंप्लीट हो गया? आप उसको देखे हैं? पार्ट टू को जाके देखिएगा। तो अब आइए आपको व्यंजन वर्ण के बारे में समझाते हैं कि ये व्यंजन क्या होता है। स्वर कंप्लीट हो गया था, इस व्यंजन को क्या बोलते हैं? एक चीज देखिएगा, ये तो व्यंजन हिंदी में बोलते हैं, इसको संस्कृत में बोलना है। तो व्यंजन को, व्यंजन का जो संस्कृत होता है ना, उसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। और इसका इसको संस्कृत में बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अब इसको समझिए। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है ना। स्वर मतलब स्वतंत्र होता है, और जो व्यंजन होगा, तो व्यंजन क्या होगा कि आधा होगा। व्यंजन क्या होगा? आधा होगा। ये बात को कंप्लीट हो गया। व्यंजन क्या होगा? आधा होगा। तो इसका आप जो है परिभाषा देखिएगा, तो कैसे होगा कि व्यंजन वर्ण का यदि आप उच्चारण कीजिएगा, तो उसमें आपको स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी। ये फिक्स है इसमें कि जब भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे, उसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया जाएगा। जैसे आप जैसे एक बार क को बोलिए, क को बोलिए, इसमें अभी अ मिला हुआ है, ठीक है ना। क हलंत प्लस अ मिला हुआ है, तो ये क्या हुआ? क बोलिए एक बार मेरे साथ, आप भी क बोलिए। तो क में क्या ओ आ रहा है ना? ख, क्या ख में ओ नहीं आ रहा है? पीछे तो ओ आ रहा है ना। फिर या फिर खा बोलिए, ख के साथ आ रहा है। तो क्या है ये? जब भी हम व्यंजनों की उच्चारण करते हैं, उसके पीछे स्वर वर्ण आ जाता है, आ जाता है ना। तो इसका परिभाषा आप कैसे बनाइएगा कि व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, करते समय स्वर वर्ण का सहायता जो है, स्वर वर्ण का सहायता या फिर मदद ली जाती है। बात क्लियर हो गया इतना? ये भी चार प्रकार का है, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। व्यंजन से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक भी प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। उसको जो चार भाग में बांटा गया है, आखिर चार भाग में क्यों बांटा गया है, तो एक एक कारण को बताएंगे। और जैसे अस्पृष्ट होता है, अंतस्थ होता है, उष्म होता है, संयुक्त होता है। आखिर जो इसमें नाम रखा गया ना, नाम भी क्यों रखा गया है, तो एक एक कारण को बताएंगे। आप लोग जो है एंड तक बने रहिएगा। तो आइए अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का जो है सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण का सहायता ली जाती है, ये बात फिक्स है। जैसे आप क का उच्चारण कीजिए, क में जो है अ की सहायता ली जाती है। फिर ख बोलिए, ख में अ की सहायता ली जाती है। ग बोलिए, ग में अ की सहायता ली जाती है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्ण को हम सिर्फ लिख सकते हैं। आप फिर बोलिएगा कि व्यंजन वर्ण को बोल भी सकते हैं, बात सही है। पहले आप सुनिए, व्यंजन वर्ण को हम सिर्फ लिख सकते हैं। और व्यंजन को जब भी हम लिखेंगे ना, हलंत देकर लिखना है, ठीक है ना। जब भी हम व्यंजन को लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसमें हलंत को लगा के लिखना है। जैसे समझिएगा, हम क लिखे, ख लिखे, ग लिखे, घ लिखे, अंग लिखे, क्या यह व्यंजन है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़े होंगे, इसको ही व्यंजन कहते हैं। तो वास्तविकता यह है कि यह व्यंजन नहीं है। क्या है? यह व्यंजन नहीं है, ठीक है ना। आपको बोलेगा कि चावल लेते आइए, तो आप क्या कीजिएगा? दाल लेते आइएगा, दोनों मिक्स लेते आइएगा। तो चावल हुआ नहीं? हुआ ना। तो यदि आपको चावल बोला गया है, तो प्रॉपर रूप से चावल लानी चाहिए। तो वैसे ही प्रकार की बात है यहाँ पे, यदि आपको व्यंजन बोला गया है, तो व्यंजन की बात होनी चाहिए ना। इसमें तो स्वर मिला हुआ है ना। इसमें क्या है देखिए, को हलंत प्लस क्या है, क्या है कि को हलंत प्लस ओ मिला हुआ है ना। तो पीछे तो आपको स्वर आ रहा है,
तो व्यंजन और स्वर दोनों आ रहा है ना, तो क्या यह व्यंजन प्रॉपर रूप से है? व्यंजन प्रॉपर रूप से नहीं है। इतना बात क्लियर हुआ। तो अब इसको व्यंजन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो ये सब में हलंत को लगाना है। इन सब में क्या करना है कि हलंत को लगाना है। अब जब आप हलंत शब्द सुने हैं तो हलंत का अर्थ को समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। आप सिर्फ हलंत लगाना जानते हैं, इनका अर्थ को नहीं जानते हैं। तो हल हम आपको लिखा है ना, हल का हिंदी क्या होता है? व्यंजन होता है। हल का हिंदी क्या हो गया यहाँ से? हल का क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक, व्यंजन हुआ। और अंत का मतलब क्या होता है? अंत का मतलब क्या होता है? अंतिम होता है। क्या होता है? अंतिम होता है। अंतिम। व्यंजन से जो अंत होता है या फिर व्यंजन से जो अंतिम होता है, देखिएगा गो, उसके बाद खो गो, इसी को क्या बोलेंगे? व्यंजन से तो अंत हो रहा है ना, इसी को क्या बोलना है? हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हलंत। हल मतलब क्या होता है? तो ये आपको लिखा है, व्यंजन होता है, अंत मतलब अंतिम होता है। जो व्यंजन से अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? तो जितना भी आपको व्यंजन लिखना है, एक बात को ध्यान रखना है, जितना भी व्यंजन है, आपको 33 व्यंजन है, उसको जब भी आप लिखिएगा तो सब में हलंत लगेगा। चाहे देखिएगा अभी आपको लिखा रहे हैं, उसके बाद चो, छो, जो, झो, यो, तो ये सब में क्या होगा? सभी में व्यंजन होगा। क्या होगा? सभी में व्यंजन होगा। देखिएगा सब में क्या होगा? हलंत लगेगा। फिर उसके बाद जो है टो, ठो, डो, ढो, नो, तो ये सब में क्या होगा? सब में हलंत लगेगा। ठीक है ना? जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का बुक में देखे होंगे कि हलंत नहीं मिलता है, वहां व्यंजनों का वर्णन रहता है। तो देखिएगा ये हलंत लगाने से हलंत उसमें क्यों नहीं देता है? आखिर ये गलत नहीं है। जो बुक होता है ना, उसकी पेज खराब ना हो जाए हलंत के वजह से, इसीलिए हलंत नहीं देता है। ठीक है ना? मेरा मानना है कि हलंत को देना चाहिए। ठीक है ना? हलंत को देना चाहिए। पेज खराब होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। फिर उसके बाद क्या है? तो हो गया, थो हो गया, दो हो गया, धो हो गया, नो, तो सब में क्या हो जाएगा? हलंत लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? पो, फो, बो, भो, मो, सब में क्या होगा? हलंत लगेगा। सब में क्या होगा? हलंत लगेगा। वही व्यंजन है। जिसमें हलंत नहीं मिला वह व्यंजन नहीं है, सीधा रूप से आप समझ लीजिए। जिसमें आपको जो है, जिसमें आपको जो है हलंत नहीं मिला, आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा वह जो है व्यंजन नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपको यो, रो, लो, वो, तालम स, मूर्धन स, दन स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है? तो ये सब में भी हलंत लगेगा। क्या लगेगा? हलंत लगेगा। तब ही जाके ये व्यंजन हुआ। बिन जब तक हम हलंत को नहीं लगाएंगे तब तक हम व्यंजन नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? अब सुनिएगा, ये तो हलंत हो गया। अब बोलेंगे कि हम व्यंजनों का उच्चारण करने, तो आप एक बार व्यंजनों का उच्चारण कीजिए। तो इनका उच्चारण आप कर ही नहीं पाइएगा, सिर्फ व्यंजन को लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ व्यंजन को लिख सकते हैं। फिर तो आप बोलिएगा कि हम तो क भी बोलते हैं, फिर ख भी बोलते हैं, फिर ग भी बोलते हैं। बोलते हैं, किस कंडीशन में बोलते हैं उनको देखिएगा। आप उच्चारण की दृष्टिकोण से जो है, यानी बोलने में जो है स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। प्रॉपर रूप से यदि हम आपको पूछेंगे इनका उच्चारण कीजिए, इनका उच्चारण कीजिए, तो आप कर ही नहीं पाइएगा। चाहे हम हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, तो इनका उच्चारण कर ही नहीं पाएगा। जब तक इसमें हम जो है स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, अ या आ का, फिर ई का, फिर दीर्घई का, उ का, तब तक हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। बात कंप्लीट हुआ? अब इन्हीं को जो है, इन्हीं व्यंजन वर्ण को जो है कितने भागों में बांटा है? तो 4 भाग में जो है, 4 भाग में बांटा है। ठीक है? 4 भाग में बांटा है। तो अब आइए कि 4 भाग कौन कौन सा है उनको देख लेते हैं। तो इतना आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। इसका जो संस्कृत में परिभाषा होता है ना, अन्वग भवंती इति व्यंजनम, एक इसका दूसरा और परिभाषा होता है, आपको वो भी लिखा देते हैं। व्यंजन का जो है, व्यंजन
व्यंजन वर्ण का एक संस्कृत में परिभाषा होता है अन्वग भवन्ति, अन्वग भवन्ति इति व्यंजनम। इसका मतलब होता है जिसके पीछे, अनु मतलब देखिएगा यहाँ संधि हुई है तो अनु बाहर आएगा, आपको संधि में कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ अग होगा, अग का जो है यहाँ पे अच निकलेगा। अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब हो गया स्वर, ठीक है। भवंती मतलब होता है व्यंजन, मतलब व्यंजन। तो इसका एक हिंदी में हुआ परिभाषा, जिसके पीछे स्वर होता है, जिसके जिसके पीछे, एक चीज देखिएगा आप ध्यान से, जिसके पीछे आपको स्वर मिलेगा, जिसके पीछे आपको स्वर मिलेगा, जिसके पीछे स्वर मिलेगा वह क्या है? व्यंजन। वह क्या है? व्यंजन है। जैसे आप समझिएगा क, तो क के पीछे क्या मिला? क का दो भाग कीजिए, एक को हलंत आया, फिर दूसरा क्या आया? को हलंत आया, दूसरा अ आया। तो ये क के पीछे अ मिला कि नहीं मिला? तो ये व्यंजन है। दूसरा परिभाषा भी मिल गया, अन्वग भवंती इति व्यंजनम, ठीक है। जिसके पीछे स्वर होता है वह क्या है? तो व्यंजन है। तो इसमें दो भी परिभाषा कंप्लीट करवाए। तो अब आइए ये चार प्रकार का कैसे होता है उनको समझिए। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अस्पृष्ट वर्ण व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपको बनेगा, ठीक है। तो अब आइए इनका चार प्रकार को समझते हैं। कितने प्रकार है इनका? चार प्रकार है, चार प्रकार है। इसकी पहली प्रकार जो है आपको वो है अस्पृष्ट। क्या है? अस्पृष्ट। और सुनिएगा, अस्पृष्ट का अन्य नाम जो होता है ना, स्पर्श होता है। हिंदी में क्या मिलेगा आपको? स्पर्श मिलेगा। स्पर्श इस टाइप से मिलेगा। तो दोनों एक ही है, दोनों क्या है कि एक ही है, दोनों क्या है? एक ही है। और इन शब्दों का अर्थ क्या होता है कि छुआ हुआ। स्पर्श मतलब क्या होता है? कोई बोलता है ना कि स्पर्श कीजिए, क्या बोलता है कि स्पर्श कीजिए, तो स्पर्श का मतलब क्या होता है कि उसको छुइए। तो ये सभी वर्ण क्या होगा कि छू के बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन होगा, ठीक है ना। अब ये किन वर्णों के मिलने से बना है? देखिएगा, ये जैसे अस्पृष्ट, उसके बाद प्लस ये तो प्रत्यय के मिलने से बना है। अस्पृष्ट का मतलब होता है छूना। क्या होता है? छूना। और तो प्रत्यय, इसको इसको प्रत्यय जब पढ़ाएंगे तब कंप्लीट करवाएंगे, ये कट जाएगा। लसक व तद्धिते से एक एक कंप्लीट करवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? छुआ हुआ वर्ण, ठीक है ना। एक एक अर्थों को समझिए। छुआ हुआ, छुआ हुआ वर्ण, ठीक है ना। ये छू के बाहर निकलेगा। तो इसमें कुल कितना वर्ण आएगा ऐसा? और इसका सुनिएगा, इसका अन्य नाम भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर टेस्ट में आपको अन्य नाम पूछा जा रहा है। तो इसका अन्य नाम क्या होगा? एक वर्गीय व्यंजन भी इसका नाम होगा। क्या नाम होगा इनका? वर्गीय व्यंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि वर्गीय व्यंजन में कितना वर्ण है। वर्गीय व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अन्य नाम जानते हैं आपको? ये आप तो समझ रहे होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन। यदि आपको संस्कृत में दे दे अस्पृष्ट, वहां भी आप फंस जाइएगा। और ये क्या होता है आपको आगे समझाएंगे। इसका अन्य नाम होता है वर्गीय व्यंजन। हाल ही के टेस्ट में, हाल ही के एग्जाम में जो है ये पूछा गया इसका नाम बदल के। तो आपको ये जानना जरूरी है। ऐसे तो संस्कृत में 100 में 100 नहीं आएगा, बहुत आसान है ना। तो एक एक चीजों को यदि जान जाइएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। तो अब समझिएगा कि अस्पृष्ट का मतलब क्या होता है? छुआ हुआ। स्पर्श का मतलब भी छुआ हुआ वर्ण होगा। वर्गीय का मतलब होता है इसमें जो है 5 वर्ग होगा। इसमें जो है कितना वर्ग होगा? पहले एक चीज समझिए, इसमें जो है 25 वर्ण होगा। कितना वर्ण होगा? टोटल 25 वर्ण होगा। दूसरी बात, दूसरी बात, इसमें 5 वर्ग होगा। कितना होगा? 5 वर्ग होगा। जैसे कु चू टू तू पू, इसमें कितना वर्ग होता है? 5 वर्ग होता है। अब चलिए इसको एक तरीका से आप ये भी बोल सकते हैं, कु
चू टू तू पू, ठीक है ना, कुचू टू तू पू, इसी का नाम है। अब एक चीज सुनिएगा, ये कु क्या है, चू क्या है, यानी कु को ही क वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसमें जो आपको लिखा है 5 वर्ग, तो 5 वर्ग कौन कौन है, तो यहां समझते हैं। या तो आप जो है कु बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से इनको समझना बहुत जरूरी है। हिंदी तो आप हिंदी में तो इसको पढ़े होंगे, एक बार जो है आप जो इसको विस्तार से पढ़िए, ठीक है ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कु, कु का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, इसका मतलब होता है क वर्ग, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है ना, कु बोलिए या फिर क वर्ग बोलिए, एक ही बात होता है। तो इसमें कुल कितना वर्ण होता है, 5 होता है ना। आप जैसे क ख को पढ़िए, क ख ग घ अंग, बात क्लियर हो गया ना, कुछ भी था, यदि आपको कु भी दे या फिर क वर्ग दे, दोनों एक ही बात होता है। यदि क वर्ग रहेगा या कु रहेगा तो इसका मतलब होता है कि ये पांचों यानी क ख ग घ को अंग तक पढ़ देना है। बात क्लियर हो गया ना। उसके बाद जो है देखिएगा चू है ना, चू है तो चू के यहां से लीजिए, चू का मतलब होता है चौवर्ग, दोनों एक ही बात है, चू बोलिए या चौवर्ग बोलिए, तो इसका मतलब होता है कि चौ छ से लेके आपको यो तक पढ़ दीजिए, चौ छ जो झ यो, कितना आसान है। ये दोनों को तो समझना बिल्कुल आसान है। ये जो वर्गीय नाम पड़ा है ना, इसी वर्ग के कारण इसका नाम पड़ गया वर्गीय व्यंजन। क्या नाम पड़ गया, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का अन्य नाम हो गया अस्पृष्ट हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। इतना तक तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर है टू, फिर क्या है टू, 3 नंबर में टू, यानी टू बोलिए या फिर आप टो वर्ग बोलिए, एक ही बात हो गया ना। इसमें कितना वर्ण होगा, 5 होगा, टो ठो होगा, टो ठो डो ढो नो। अब उसके बाद क्या है, तू है ना, 4 नंबर में तू है, तू को या फिर आप तो वर्ग भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें तो थो दो धो नो, ठीक है, यानी वर्गीय आ गया, वर्गीय आ गया। तो 5 नंबर में क्या है, पू है ना, पोहरसू का पू, इसका मतलब होता है प वर्ग। तो प वर्ग में कौन कौन आएगा, प फ ब भ म, आ गया ना। तो इसमें 25 वर्ण जो है, अब उनको देखिए एक बार, 25 वर्ण कौन कौन था। यहाँ इसमें गिनिए 5 मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा आपको 5, इसमें गिनिए एक बार 5 मिलेगा, इसमें भी आपको, इसको गिनिए इसमें भी 5 मिलेगा, इसको गिनिए इसमें भी 5 मिलेगा, इसको गिनिए इसमें भी 5 मिलेगा। अब बताइए सभी वर्ण कितना हुआ, तो 25 वर्ण हुआ यहाँ पे, 25 वर्ण कितना है, 25 वर्ण जो है आपको स्पृष्ट में, स्पर्श में, ये सभी किस में गया, तो ये सभी जो है आपको स्पर्श में गया, जिसमें 25 वर्ण होता है। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो आप इन सभी को ध्यान रखिए एक बार, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा देखिएगा, पूछिएगा 1 नंबर ऐसे देखे, मो का, मो जो है मो व्यंजन है, मो व्यंजन है। तो आप यदि नहीं जानिएगा तो इसका आंसर कैसे बना पाइएगा, इस तरह से आएगा, मो व्यंजन है, देखिए आएगा स्पर्श, दूसरा आएगा आपको अंतस्थ, फिर तीसरा आएगा आपको ऊष्म व्यंजन, 4 नंबर में सभी। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको समझाए हैं ना यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, तो आपको अभी समझाए हैं कि मो देखिए कहाँ पे है, मो देखिए यहाँ पे आपको मो मिला, ये मो को ध्यान रखिए, मो मिला कि नहीं मिला, यही मो किस वर्ग में गया है, तो अस्पृष्ट में है, स्पर्श व्यंजन में है, वर्गीय व्यंजन में है। मो मिला कि नहीं मिला, इसमें से कुछ भी पूछे, कखो में से पूछे, चौछो में से पूछे, टोठो में से पूछे, तोथो में से पूछे, पोफो में से पूछे, तो क्या हो जाएगा, सबका आंसर क्या होगा, स्पर्श होगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श होगा ना। और इसका अन्य नाम क्या हो गया आपको, अस्पृष्ट होता है। फिर इसका अन्य नाम क्या होता है, वर्गीय व्यंजन। क्या होता है, वर्गीय व्यंजन। बात कंप्लीट हो, वर्गीय व्यंजन, इतना तक कंप्लीट हो गया।
इतना कंप्लीट हो गया वर्गीय व्यंजन। अब आइए आपको समझाते हैं। तो इसका मतलब समझे, अस्पृष्ट का मतलब छुआ हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरा है आपको अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। एक चीज देखिएगा, इसमें यदि आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो इसका सूत्र भी आप जान लीजिए, हो न हो कि आपको पूछ भी सकता है। इसका एक बार सूत्र को देखिएगा अस्पृष्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृष्ट या फिर जो है स्पर्श का सूत्र होता है संस्कृत में कादियो, कादियो माव साना, कादियो मावसाना स्पर्शाह। ठीक है ना? ये कभी कभी सूत्र आपको आ भी जाएगा। तो इसका मतलब होता है क से लेके मौ तक, क से लेके मौ तक इसमें जो है कुल कितना वर्ण होगा। तो इसमें जो है देखिएगा यहाँ पे, तो क से लेके मौ तक जो है, क से लेके जो है मौ तक ही ने यहाँ पे हुई है, तो 25 वर्ण है ना। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। तो इस सूत्र का मतलब होता है कि क से लेके मौ तक इसमें 25 वर्ण हो गया। ये बात आपको कंप्लीट हो गया। कितने वर्ण हो गया? 25। वो तो हिंदी था, ये संस्कृत में सूत्र आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। दो नंबर में क्या था? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो है, इसका मतलब होता है अंत अस्थ। एक चीज देखिएगा, अंत का मतलब क्या होता है? यहाँ होता है अंदर। अंत का मतलब अंदर, अस्थ मतलब होता है ठहरना। यानी अंदर ठहर के ये वर्ण बाहर निकलेगा। क्या होगा? अंदर ठहर के बाहर निकलेगा। ओके, अंदर ठहर के बाहर निकलेगा वर्ण। इन बात को ध्यान रखिएगा। अंतः मतलब क्या होता है? अंदर, और स्थग मतलब ठहरना। अंदर ठहर के ये वर्ण जो है बाहर निकलेगा। इसमें जो है 4 वर्ण होता है। क्या होता है? 4 वर्ण होता है। और इसका सूत्र को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र पूछेगा नहीं तब भी आप जान लीजिए। इसका सूत्र होता है यनो अंतरस्था। क्या होता है? यनो अंतरस्था। और यन क्या है? यहाँ से यो नो हलंत एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। क्या है ये? तो एक प्रत्याहार है। यन आपको क्या हो गया? प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार क्या है, यन क्या है, आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, इनको अभी लिख के रखना है। तो इस टाइम महेश्वर समझाएंगे। महेश्वर सूत्रों के बाद आपको जो है प्रत्याहार को ही समझाने वाले हैं। इसमें 4 वर्ण है। तो 4 कौन कौन वर्ण है उनको देखिएगा। कौन कौन वर्ण है? यो, वो, रो, लो। तो यो लो में आप यो, रो, लो उल्टा पढ़ते हैं इस तरह से आप। यो, वो, यो, रो, लो, वो। तो आपसे कभी कभी कर्म पूछेगा। कर्म, कर्म नहीं कर्म, कर्म पूछेगा। ये जो है आपको कर्म पूछेगा कभी कभी। तो ये दोनों में कौन सही है? तो आप तो हिंदी में ये पढ़े ना, यो, रो, लो, वो। ठीक है ना, ये पढ़े हैं तो आपको यही सही लगेगा। लेकिन ये गलत है, ये सही है। और ये सही क्यों है? तो आपको जो है महेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार बताएंगे, तो उसमें कंप्लीट करवाएंगे कि ये क्यों सही है। तो इसका कर्म पूछेगा तो कर्म को ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गया? तो ये 4 वर्ण क्या हो गया इसमें, इन बातों को ध्यान रखना है। यो, वो, रोलो, इन कर्म को ध्यान रखना है। इतना कंप्लीट हो गया। और अंतस्था का मतलब होता है अंदर ठहर के बाहर, बाहर निकलना। अंदर ठहर के बाहर निकलना होगा ना, बाहर निकलना। ठीक है, बात कंप्लीट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो समझ गए। अब आगे आपको समझाते हैं 3 नंबर में ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन, एक बात बताइए, ऊष्म से आप क्या समझते हैं? एक गर्म की महसूस होता है ना। तो आप ऐसी वर्ण का उच्चारण करते हैं जिसमें आपको गर्म महसूस होता है। जैसे तालम स, मूर्धन स, दन स, उसके बाद ह। ठीक है ना? ये देखिएगा, ये गर्म, इसका क्या होता है? गर्म। तो ऐसा इसमें जो है कितना वर्ण होता है? इसमें 4 वर्ण होता है। कितना वर्ण होता है? 4 वर्ण होता है।
इसका जो सूत्र होगा ना, आपको इसका सूत्र होगा सल उस्माना। सूत्र क्या होगा? सल उस्माना। सल उस्माना। ये आपको अभी स्किप करना है इनको। जिस टाइम आपको महेश्वर बताएंगे उस टाइम आपको कंप्लीट करवाएंगे। 4 वर्ण होता है, तो देखिएगा 4 वर्ण कौन कौन होता है। ये होगा आपको तालम स, उसके बाद मूर्धन स, उसके बाद दन स, उसके बाद ह। ठीक है ना। एक आपको कंफ्यूज करने के लिए और आएगा, देखिएगा इस टाइप से कि आपको तालम स, दन स, मूर्धन स, ह। तो आपको इसका कर्म पूछेगा कि कौन सही है, तो इसका सही ये होगा, ये गलत है। ठीक है ना। पहले होगा तालम स, उसके बाद होगा मूर्धन स, उसके बाद होगा दन स, उसके बाद होगा ह। तो इनको ध्यान रखिएगा। 4 वर्णों किस में जाएगा आपको? ये ऊष्म व्यंजन में जाएगा। इतना तक कंप्लीट हुआ। ऊष्म का मतलब होता है कि गर्म होता है। ठीक है ना। इसमें कितना वर्ण होता है? 4 वर्ण होता है। तालम स, दन स, मूर्धन स, ह। इन सभी का उच्चारण कीजिएगा तो आपको गर्म महसूस होगा। अब आइए 4 नंबर में आपको समझना है संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप क्या समझते हैं? संयुक्त मतलब होता है ना कि मिला हुआ वर्ण। क्या होगा? कि मिला हुआ वर्ण होगा। यानी एक या दो से अधिक वर्णों का मिलने से क्या होगा? तो वो संयुक्त बनेगा ना। 2 से अधिक वर्ण मिलेगा, 2 से अधिक वर्ण मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे ना। जैसे आप समझिए अक्ष हो गया, ये किनके मिलने से बना हुआ है? ये बना हुआ है कोहलंत प्लस सोहलंत प्लस अ के मिलने से बना हुआ है। ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। उसके बाद जो है अक्ष के बाद तर आता है, तो तर, उसके बाद ज्ञ, तर किन, तर जो है किन, उसके बाद ज्ञ। तर जो है किनके मिलने से बना हुआ है? ज्ञ किनके मिलने से बना हुआ है? आप लोगों को ये होमवर्क रहा, इतना आप लोग आप कमेंट कीजिएगा। आप कितना समझे कितना नहीं समझे एक बार आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है माहेश्वर सूत्र कल समझाएंगे, पार्ट 4 में समझाएंगे। ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।